हेलो एवरीवन, मेरा यहाँ रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है। मैं आज एक पेरेंट्स के पास में आया हूँ जिन्हें DMIT पे कम भरोसा है। वो ये कहते हैं पता नहीं ये क्या है, कैसा है, मुझे यकीन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना चल के या सामने ही काउंसलिंग की जाए और सर के व्यूज़ बाद में लिए जाए कि वाकई में DMIT है या नहीं, डंकी का आती। तो सर आइए रूबरू होते हैं। मेन बात आती है DMIT है क्या, क्यों ज़रूरी है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो आप ये मान के चलिए, अगर इस एज की बात करें तो अभी बच्ची पढ़ती कैसे है, पढ़ने का पैटर्न क्या है, ठीक ठाक पढ़ रही है। पढ़ने का पैटर्न क्या है, पढ़ाई कैसी है मैं ये नहीं पूछ रहा, पढ़ने का पैटर्न क्या है। ये चुपचाप से आपने कभी नोटिस किया है कि ये चुपचाप बैठ करके पढ़ती है, या लिख करके ज़्यादा टाइम देती है, या फिर ये बोल बोल करके याद करती है, बोल बोल के याद करती है। अगर ऐसा करती है तो इसका एक सही पैटर्न है, मैं देख चुका हूँ। अगर ये बोल बोल करके याद नहीं करती, और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ 4 से 12 साल की एज में जो DMIT सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चे का ओरिजिनल लर्निंग पैटर्न पता चलता है। अगर लर्निंग पैटर्न सही हो और उसी लर्निंग पैटर्न से अगर बच्चा पढ़ रहा हो तो वो ये मान के चलिए कि एक कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई करता है। अगर गलत लर्निंग पैटर्न अपनाएंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा। अगर अपन बात करें DMIT क्यों ऑथेंटिक है, क्यों साइंस, बाद में किस कैरियर में जॉब बनाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। सेकेंड, बच्ची का कुछ इंट्रोडक्शन है, हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, वेलकम पेज है, फिर ये वेलकम पेज दे रखा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल साइन कर रहा हूँ इनके ऊपर, है ना, पेन नहीं चलता है। अगर मैं बात करूँ तो 1963 के अंदर से लेकर के और लगभग 1998 तक DMIT पे हर वर्ल्ड के, मतलब USA या फिर अपन बात करें चाइना, सबने रिसर्च किया है। जापान, मलेशिया, USA, अमेरिका, यहाँ पे 6 क्लास के बाद में पहले DMIT करते हैं, उसके बाद में उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं। मोदी जी की 2021 की नीति बनी है उसमें वैलिड हो चुकी है और अप्लाई हो रही है सभी में। अब अगर आपने रोजर डब्ल्यू स्पेयर का नाम नहीं सुना हो तो बता देता हूं कि उसने सबसे पहले घोषणा की थी 1985 के अंदर कि मानव मस्तिष्क के 2 ब्रेन होते हैं, पहले लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और फिर उसी ने बताया था कि 1926 में बताया था ये बात। और 1926 में पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई जानकार हो तो उसे पूछना, क्रिमिनोलॉजी करके एक बुक चलती है। उस बुक के अंदर अगर कोई बड़ा क्राइम कर देता है तो पहले उसके फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिर उस पर रिसर्च किया जाता है स्पेशलिस्ट के द्वारा कि इसने इतने क्राइम किए, कि उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। ये DMIT का कुछ साइंस है, पूरा साइंस पे नहीं, अपन तो बच्चे में बात करेंगे। आप कभी भी टाइम निकाल करके इनकी थ्योरीज वगैरह ये सारी चीज़ें गूगल पढ़ सकते हैं कि आपको DMIT पे क्यों यकीन होना चाहिए। ये ब्रेन को लेकर के बताया गया है कि ब्रेन के टोटल 6 पार्ट हैं, लेकिन अगर 2 पार्ट को हम एक जगह मिला देते हैं, कोटेक्स को, तो टोटल 5 पार्ट बनते हैं जो हमारी फिंगरप्रिंट पे छपते हैं। यही पार्ट लेफ्ट में और यही पार्ट राइट में है। आगे हमने बताया है, अगर आप कभी मेंटल हॉस्पिटल जाएं, मतलब ऑथेंटिसिटी के लिए बता रहा हूँ, जो मेंटल हॉस्पिटल मेंटली डिसऑर्डर बाई बर्थ बच्चे हैं उनके रेजेज नहीं होते हैं। तो कमाल की बात है, हमारे बच्चों के रेजेज हैं, ये बाई बर्थ मेंटल नहीं है, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर बच्चों के 100% सर। आप जाइए, और मैंने आपको कहा है, प्रैक्टिकली देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है, नहीं हो तो कभी हमारे साथ टूर बनाइए आप मेंटल हॉस्पिटल का। बाई बर्थ बच्चों के मैं आपको दिखाऊंगा, रेजेज नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये लाइनें हो सकती है पर ये रेजेज इम्पॉसिबल है उनके होना हमारे ऊपर के फिंगर्स पे। तो ये ऑथेंटिक है कि हाँ, मतलब ब्रेन से इसका कोरिलेशन है कहीं ना कहीं। अब अपन मैन आते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे अपन बात करते हैं कि मतलब मुझे नहीं पता, 1 या 1.25 साल की ने बोलना शुरू कर दिया होगा, मतलब जल्दी बोलना शुरू कर दिया होगा, जैसा कि बहुत से बच्चे 2-2, 2.5 साल तक नहीं बोल पाते हैं। ये कंफर्म है। ये क्यों कंफर्म है ये आप इसमें देख सकते हैं। मैंने तो बनाई नहीं रिपोर्ट, अब बनकर के आई है, उसी आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी बता रहा हूँ कि क्यों हम सही हैं। 1200 करोड़ से ज़्यादा न्यूरॉन्स का पार्ट 42.92%, मतलब ये 50% से ज़्यादा जो पार्ट है वो इसका सुन करके याद करने का है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ये पढ़ाई करती है तो पहला रिमार्क मैं डालता हूँ, अगर ये नहीं करती है, लर्निंग पैटर्न जो है इसका वो है बोलकर याद करने का। लाइफ में कभी भी पढ़ाई करें, अब पूरा कोशिश करें। बोलने वाले बच्चे एक तो लगातार नहीं पढ़ाई कर सकते, तो आप कोशिश कीजिए, है नहीं कर सकते हैं सर। बोलने वाले बच्चे अगर वो बैठ करके चुपचाप पढ़ रहे होते तो हो सकता है कि 2 घंटे भी पढ़ ले, लेकिन इसको आप हमेशा अभी से आदत डालिए कि जब भी ये पढ़ाई करे तो वर्ड का इतना उच्चारण करे कि इनके कानों में वो आवाज़ जाए, सिर्फ इतना। अगर ये पैटर्न ऐसा अपनाएंगे तो इनको लंबा याद होगा, जल्दी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा, मेरी गारंटी है। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं हो तो आप एक काम कीजिएगा, कभी एक चैप्टर साइंस का आप बोलिएगा कि आप बोल करके पढ़ाई करो और उसको याद करो। 1 घंटे का टॉपिक हो, एक बार आप इसको दीजिएगा कि आंख बंद करके, मतलब सॉरी, मुंह को बंद करके बिना लिप्स को हिलाए चुपचाप बैठ करके पढ़ाई कर। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि वो चैप्टर इसको कितना जल्दी याद हुआ है और वो चैप्टर उसको कितना लेट याद हुआ है, उसको कितना हेडेक हुआ है और वो कितनी देर कॉन्सेंट्रेट कर पाया है। छोड़ दो उसको,
मतलब आपको ये बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो आज के बाद अगर इसका कभी भी लर्निंग पैटर्न अपनाएं तो बोल करके याद कराना। अब इसे याद करना है, कोई टॉपिक हार्ड है, होता है ना कोई टॉपिक हार्ड होता है, याद नहीं होता, लेट याद हो रहा है, छोड़ दो उसको, खेल लेते उसको ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मामला बिगड़े। अगर लेट याद हो रहा है तो ये क्या करे, अपने मोबाइल में अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड कर ले। जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ और मुझे याद करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं पढ़ते पढ़ते हल्का हल्का बोल करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसका बोलने वाला पैटर्न है, तो उस टॉपिक को ये अपने ही आवाज़ को खुद रिकॉर्ड कर ले। और रिकॉर्डिंग का सिस्टम नॉर्मल सभी फ़ोन में है। और जब भी ये खेल रही है या पढ़ाई से जब हट चुकी हो तब उस टॉपिक को रिवाइज करे। जितनी बार ये सुनेगी उतना जल्दी याद होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन का मतलब होगा यूट्यूब के माध्यम से या बाईजूस के माध्यम से, ये सारे माध्यम इसके लिए बने हैं क्योंकि उन सब में सुन करके जल्दी याद करता है आदमी चीज़ों को, कि वो बोलती है और सुनते हैं और सुनी चीज़ें उनको याद होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि ये मतलब चुपचाप बैठ करके पढ़ाई ना करें या लिख करके रट्टा मारने की कोशिश ना करें, बोल बोल करके याद करें। तो पहले अपन बात कर रहे थे लर्निंग पैटर्न की, है ना। बाकी कुछ टिप्स अगर अपन बात करें देखने वाले हैं तो ये आपके काम के नहीं है। ये सारे टिप्स अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं स्टडी में। यूज वर्ड एसोसिएट टू रिमेंबर फैक्ट एंड लाइन्स, है ना। प्रोवाइड ओरल लैंग्वेज टू रिटन इंस्ट्रक्शन, इंक्लूड होल ग्रुप डिस्कशन। इसके लिए सबसे बेस्ट है जबकि किसी के लिए नहीं होता ये, मतलब 2-3 दोस्त आपस में डिस्कशन करके, हाँ मतलब डिस्कशन करके भी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन के अंदर है, किसी लाइब्रेरी में तो पॉसिबल होता है, घर में नहीं है, है ना। ऑडियो विजुअल जो भी पैटर्न है वो ही अपना सकती है, सबसे बेस्ट तरीका है। मतलब कहने का मतलब इफ पॉसिबल रिकॉर्ड द स्टडी मटेरियल एंड लिसन इट फ्रीक्वेंटली। मतलब रिकॉर्ड कर लिया इसने, आज 1 घंटे पढ़ाई की इसने, रिकॉर्ड कर लिया। जैसे अपन टीवी चलाते, गाने चलाते, मोबाइल को रिकॉर्डिंग को चला कर कुछ भी काम करती रहे, इसको वो चीज़ें जल्दी याद होने लग जाएंगी। मतलब जो हार्ड टॉपिक इसने आज पढ़ा, अब क्या देख करके पढ़ने वाले क्या करें, आज पढ़ा और उसके बाद वो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तभी याद करना होगा। लेकिन उसको रिकॉर्ड करके चला भी देगी ना तो कहीं से भी उड़ती हुई आवाज़ भी इसको आएगी ना, तो भी इसको वो चीज़ें इसके दिमाग में स्थायी होती जाएंगी। तो सबसे पहला पैटर्न इसका है याद करके। क्यों, आप एक चीज़ देखो कि ये कितने साल की बोलने लग गई थी, ये आराम से चलने पे बहुत जल्दी लग गई थी सर। 2 साल में आराम से बोलना कितना जल्दी शुरू कर दिया था, पापा चाचा, 2 मतलब साल में, जल्दी कर दिया होगा। 2-1.5 साल में बोलने आई थिंक बोलना इसने जल्दी चालू कर दिया होगा, चाहे मम्मी बोलना या पापा बोलना, दादा वगैरह, ये 1-1.5 साल में आराम से बोलने जल्दी बोलने लग गई थी। कुछ बच्चे 2.5 साल तक नहीं बोल पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप बचपन में आप ऑफिस से आते होंगे, जब मैम होती थी तो बोलते कि पापा आ गए, पापा आ गए, दादा आते हो तो दादा, तो वो बातें इसके कानों में जाती थी और वो सुनती थी तो जल्दी रिकॉग्नाइज करती थी। ऐसे बच्चे जल्दी एक्टिव होते हैं। उसका रीज़न ये है, अगर ये बच्ची 2.5 साल की मतलब बोलना शुरू किया होता तो गारंटेड या तो या देख करके याद करती या फिर ये लिख करके याद करती। और अगर छोटी वाली ने भी जल्दी बोलना शुरू कर दिया होगा तो उसका भी यही आएगा। मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। पहली चीज हो गई अपनी बात लर्निंग पैटर्न की, राइट। दूसरा अपन बात करते हैं इसके थिंकिंग स्टाइल की, पेरेंटिंग आपको कैसे करनी है। ओके, मैं बताऊं या पूछूं इसमें? मैं तो लिख देता हूँ फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। आपको कभी ऐसा लगता है कि आप इसे, किसकी है ये, रिधिमा की है ना, बड़ी वाली की? जी सर। आपको ऐसा लगता है कई बार कि किसी चीज़ के लिए जब आप इसको किसी और का एग्जाम्पल देती है तो इसको चिढ़ होती है? क्यों होती है ऐसा? बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? रिवर्स थिंकर है ये। वहाँ पे रिवर्स थिंकर का मतलब होता है उल्टा सोचना। इसको लाइफ में ये गुस्सैल, जिद्दी और चिड़चिड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ। अगर नहीं सर, है नहीं, अगर आपने इसको किसी और के एग्जाम्पल दिए तो। बेटा आप गेट बंद करो, आप मत सुनो, है ना, गेट बंद करो आप दोनों। अगर आप इसे किसी और का एग्जाम्पल देंगे, मैं आपको रिटर्न में लिख के दे रहा हूँ, ये बिगड़ जाएगी। बिगड़ने का मतलब ऐसे नहीं, मतलब ये जिद्दी हो जाएगी, ये चिड़चिड़ी हो जाएगी और आप लोगों से दूर होने की कोशिश करेगी। इसको लाइफ में आपको एग्जाम्पल देना है, सेल्फ मोटिवेशन के डायलॉग दो, खुद का ही, जो मैं कई बार एग्जाम्पल्स में देता हूँ कि कुछ बच्चे किसी और के एग्जाम्पल से याद करते, कुछ बच्चे अपने एग्जाम्पल से याद करते। इसमें 2 कमी है। एक, ये सेल्फ थिंकर है। सेल्फ मतलब खुद के अचीवमेंट दिखाओ, बेटा तू ऐसा कर सकती है, देखो तुझे पावर चाहिए तो तुझे टीवी छोड़ना। आप इसे बोलोगे देख नितिन सर के बच्चे में पावर आ गई, तो ये बोलोगे बाहर में जाओ यार, मुझे क्या मतलब इसमें आ गए। इसको वहाँ पर रखनी पड़ेगा, इसको ऐसे बताना भी नहीं है कभी। इसको किसी का एग्जाम्पल कभी मत देना, कभी मत देना लाइफ में। वहाँ पर रिवर्स थिंकर हो रहे। कहाँ थी इसकी थिंकिंग स्टाइल? ये देखिए, ये सेल्फ कॉग्निटिव है, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, गोल ओरिएंटेड है, टारगेट सेंट्रिक है, ये सारे और सर भी हैं,
सर को भी किसी और का एग्जाम्पल नहीं पसंद। अभी मैंने पैटर्न पूरा केवल एक अंगूठा बताया, लेकिन आपने जो पर्सनैलिटी बताई उसके अनुसार बता रहा हूँ कितने % है रिवर्स थिंकर है ही नहीं, ये बिना रिपोर्ट के नहीं पता लग सकता। ये ओवरऑल 50% ये सेल्फ थिंकर है और ये फिर है रिवर्स थिंकर। रिवर्स थिंकर का मतलब प्रकृति की विपरीत जो थॉट होती है वो होती है। रिवर्स थिंकर का मतलब ये रास्ता यूँ जाता है, मतलब एक ट्रैफिक की गाड़ियाँ सारी एक लेन में जानी है, ये वो लोग जो उल्टे आते हैं फिर सोच करके अल्लाह इधर से नहीं जाना, मेरे को इधर से जाने का है। क्यों सर, ऐसा क्यों? हर आदमी तो नहीं है ऐसा, यही क्यों है ऐसा? मेरा रास्ता मैं खुद चुनता हूँ। मैं वही करता हूँ, मैं आपकी रिपोर्ट नहीं बता रहा, मैं इसकी बता रहा हूँ। तुम इधर से जाओ, हाँ तो आप अलग जाओगे। लेकिन मैं उधर से। रिवर्स थिंकर ऐसे लोग होते हैं, मैं खुद रिवर्स थिंकर हूँ, वो भी 70%। मैं सारे काम ही उल्टे करता हूँ, लेकिन ये क्या है, सेल्फ कॉग्निटिव 50% है, उस पे 20% रिवर्स थिंकर है। तो इसका मतलब अगर आपने इसको इसके एग्जांपल नहीं दिए तो ये क्या करेगी, हर बात पे उल्टा जितने लग जाएगी, ये चिड़चिड़ी होने लग जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्फ कॉग्निटिव 100% अगर बच्चे होते। भी मैं एक रिपोर्ट करके आया था होंडा वाले की, वो 100% सेल्फ कॉग्निटिव था, लेकिन उसके साथ रिवर्स थिंकर नहीं था। तो वो उसको बोलोगे तो सुन करके इग्नोर कर देगा, ध्यान नहीं देगा, लेकिन ये जिद्दी करेगी कि रिवर्स थिंकर है। तो आपको इसको रियल में लाइफ में अप्लाई कर लो कि इसको अगर कभी समझाना है तो इसको इसी के एग्जांपल देने हैं। भाई का भी नहीं देना, बहन का भी नहीं देना, पापा का भी नहीं देना, किसी का नहीं देना, इसको सिर्फ इसी के एग्जांपल देने हैं। मतलब इसी को इसी के मोटिवेशन से आप लोगों को समझाना है। दैट्स थिंकिंग, मतलब पेरेंटिंग। मैंने आपको हमेशा कहा कि DMIT से एक पेरेंटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, थॉट क्या है। अब हम बनाएंगे और तीसरी चीज़ के ऊपर, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई, पढ़ना कैसे और इसको समझाना कैसे है, और ऐसे समझाओगे इसके 100% समझ में आएगा। ठीक है। एक चीज़ CQ कितना है इसका, CQ का आएगा मनीषा इसमें। एक बात और बताऊँ मैं आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड, जो मैं कहीं बताता नहीं, लेकिन अब आपको जरूर बताऊँ। यार एक तो ये एक बात हमेशा ध्यान रखना सर, इसको कभी आप डांट दो, ऑब्वियसली डांटना पड़ेगा लाइफ में बहुत बार, है ना। ये दिल पे लगाएगी बात, है ना। और दिल पे लग, उसके 2 रीज़न है। एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी इंटेलिजेंसी के चारों पार्टों की बात की जाए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रूव भी करता हूँ साथ के साथ। इंटेलिजेंसी के 4 पार्ट होते हैं। 26% इंटेलिजेंट है ये, लेकिन इंटेलिजेंसी के ऊपर इसके इमोशंस आते हैं। फिर आती है इसकी क्रिएटिविटी, वो भी इंटेलिजेंसी के नीचे आती है। और फिर आती है इसके एडवर्सिटी क्वेश्चन। ये दोनों चीज़ें इसके लिए गलत है। ये पेरेंटिंग में मैंने आज तक कभी काउंसलिंग में नहीं बताया, लेकिन आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है। अगर आप इसे कभी डांट दोगे ना, मतलब आपने बोल रहा, तो 1-2 महीने बाद तक दिल में लेके बैठी रहेगी, और आपको इसको याद रहेगा, पापा आपने मेरे को ऐसे डांटा था। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ आपको। अब ऐसे बच्चों का करना क्या चाहिए, डांटना तो बंद नहीं कर सकते हम लोग, कभी बंद नहीं कर सकते। पॉसिबल नहीं है कि अपने बच्चों को ना डांटे और बच्चे पल जाए, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, उस बात की डांट को अगर इसके दिल से दूर करना है, पर डांट दिया मान लो किसी बात पे तो वैसा कर दिया, अभी तो बड़ी होगी तो और भी डांटना पड़ेगा। तो जब डांट दो तो शाम को कोशिश करो कि अब अच्छे से म्यूज़िक चला, इसके कानों के अंदर वो म्यूज़िक जाए और वो डांट कम हो जाए, रिमूव हो जाए। पुचकारो मत, सिर्फ म्यूज़िक चला दो। मतलब इसको, इसके कानों में कुछ ऐसी चीज़ जाए, जैसे अभी डांटा 2 बजे और 3 बजे तक डांट का असर हो गया और काम खत्म हो गया, लेकिन इसके दिल में वो चीज़ पड़ी है। तो जस्ट ट्राई टू कि इसको अब इसको इतनी अच्छी चीज़ सुनाई जाए जो इसके अच्छी, इसको क्या अच्छा लगता है सुनने में। इसको भगवत गीता अच्छी लगती है तो भगवत गीता चला दिया, इसको डांसिंग सॉन्ग पसंद है तो डांसिंग सॉन्ग चला दिया। मतलब जो इसको पसंद हो, जिसको सुनने से ये रिलैक्स फील करती हो, यही काम ये बाहर जाके करेगी। यहाँ नहीं, मम्मी ने डांट दिया, चल म्यूजिक सुनते लेंगे, बड़ी हो जाएगी तो सुट्टा पिए फुट्टा। मतलब मेरी बात को समझना, गलत मत लेना, लेकिन हम अभी से ट्राई करें कि अगर इसको अपन कभी डांट रहे हैं तो डांटने के बाद में इसके दिल के अंदर वो रहे नहीं लंबे समय तक, तो इसका सबसे बेस्ट रेमेडी जिसे बोलते हैं वो ये है कि आप इसे कुछ अच्छा सुना दो, म्यूजिक सुना दो, ताकि वो दूर हो जाए और डांट का असर भी रहे। ये एक बेस्ट तरीका है ना, क्योंकि सेल्फ कॉग्निटिव विथ रिवर्स थिंकर, रिवर्स थिंकर लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख देता हूँ, डांट दो तो सुना दे, ठीक है। क्योंकि सुन करके याद करती है, बोलकर सुनी चीज़ को लंबे समय याद कर, और इमोशनली है ये, इसलिए अगर इमोशनली नहीं होती ना तो ज़रूरी नहीं था, ठीक है। ये हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं आपको मैडम, इस बच्चे के ऊपर। अब आए कैरियर पे अपन, बाकी तो एक बात हमेशा ध्यान रखना मैडम, इसको आपको बनाना क्या है ये आप पे डिपेंड करता है। मैं काउंसलिंग करके आपको बहुत अच्छे कैरियर सजेस्ट करूंगा,
लेकिन एक बात शायद आप पे भी अप्लाई करके देख लेना, ऐसा होता हो तो। मैं मेरे बारे में बताता हूँ एक बार, संतोष सर के बारे में देख लेना। नहीं, संतोष सर तो एक ही लाइन में गए हैं, मेरे बारे में बताता हूँ सर। 2006 में मैंने HDFC बैंक में जॉब की, बहुत अच्छा टॉप किया। पापा ने बोला कि यार तेरा SI में नंबर आ गया, छोड़ के आ जा। मेरी उस वक्त सैलरी थी 35,000 रुपये 2010 में, मैंने छोड़ दी, मैं चला गया। मैंने SI की तैयारी की और मेरे से पैसा मांगा गया, मतलब इंटरव्यू में मेरे पास पैसा नहीं था, मैं छोड़ करके वापस से बैंक में आ गया HDFC में। बैंक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरी किसी साथ वाली से बनी नहीं मेरी। ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ छोटी वाली बच्ची के लिए दे रहा हूँ, वो किस टाइप की पर्सनैलिटी आप समझना। ये लेकिन अलग है, ये अलग है, छोटी वाली अलग है। ये जो मैं मेरी पर्सनैलिटी बता रही हूँ छोटी वाली से कंपैरिजन करना, इसकी पर्सनैलिटी कैसे वो समझना। मेरी वहाँ बनी नहीं, मैंने क्या किया, छोड़ रहे यार भाड़ में जान दे नौकरी, बन जमी जमा इतना का 35-40 रुपये, दूसरा काम करेंगे। मैं आ गया इंश्योरेंस में, चला गया। इंश्योरेंस में मैंने लगभग 3 साल में इतने मेडल जीते आप पूछ नहीं सकते, कम से कम 3-4 फॉरेन टीम मार ली। वहाँ मेरी बॉस से नहीं बनी, मैंने वो कंपनी भी छोड़ दी। मतलब जमा जमाया काम 40-50 हज़ार रुपये तक का बंद कर नहीं करना। फिर मेरी शादी हो गई, शादी होने के बाद में मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब किया, वहाँ मेरी बॉस अच्छी बनी, मैंने 7 साल काम किया। मुझे कंपनी पसंद आई, मतलब मुझे कंपनी से मतलब नहीं था, मुझे बॉस पसंद आया, बॉस के साथ मैंने काम किया। क्यों किया, मैंने बॉस को बोला मुझे बिजनेस करने का है साला, तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में जेनेक्स पे स्टार्ट की। तो मेरा बॉस बोलता था मुझे तेरे से मतलब ही नहीं, तू कहाँ रहता है, तू सिर्फ मुझे तेरा टारगेट पूरा करके दे दे और बाकी तू कहीं भी रहे। मेरे बॉस से मुझे यही चाहिए था। मैंने जॉब की, जॉब के साथ साथ बिजनेस किया। अब मेरी बात समझना, मैं ऐसा बंदा हूँ जो कहीं भी जा कर के अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, किसी भी कंपनी में अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को प्रूव कर सकता हूँ, हाई एनर्जी है। लेकिन अगर कंपनी मुझे समझ में नहीं आई, कंपनी समझ का मतलब आ रहा हो, जैसे आप कंपनी में आज काम कर रहे हो, वहाँ इज्जत नहीं मिल रही है, बॉस से रोज खटपट हो रही है, तो एक तो आदमी होता है जो थोड़ा उसको लात दे करके निकाल देता है। एक अपना साथी क्या होता है, अगर पसंद नहीं आ रहा ना मामला, चल छोड़, दूसरी कंपनी पकड़ लेंगे, अपने एनर्जी है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसने अगर ये सोच लिया साला मुझे डॉक्टर बनने का है, तो ये 12वीं पास ही रहेगी, ये डॉक्टरी बनेगी या तो, या फिर 12वीं पास ही करेगी। इस डोमिनेट पर्सनैलिटी बाज की तरह नजर रहेगी इसके टारगेट के ऊपर। जैसे मैंने आपको कई एग्जांपल दिए हैं, कई बार आपने मेरे से सुना भी होगा मुँह से। मेरे बुआ जी के लड़के का मैं एग्जाम का कई बार देता हूँ कि उसने या तो 12th ही करी है या फिर MBBS ही कर रहा है, वो डोमिनेट पर्सनैलिटी है। क्यों है, आपके फिंगर भी देख लेना, इसके फिंगर W2 यूं है, और समझ रहे फिंगर का मतलब। जी सर। इसने एक टारगेट बना लिया तो इसको कोई भेद नहीं सकता, मतलब एक अचूक टारगेट बना लिया जो इसी पे पिन करना है मेरे को लाइफ के अंदर, बार बार बनना है तो ये बनना है। अब इसने जो सोच लिया, जैसे मैंने बुआ जी के लड़के का आपको एग्जांपल दिया, उसने सोचा कि मुझे 12th के बाद डॉक्टर बनना है, तो उसने 6 साल या 7 बार PMT की तैयारी की। डेंटिस्ट में नंबर आ गया, सबने कहा भाई तू डेंटिस्ट कर ले, BSc तो कर ले, ये तो कर ले, लेकिन ना मुझे कुछ नहीं करने का। मुझे साला या तो डॉक्टर बनने का है, 12th पास रहने का, पंचर की दुकान लगा लूंगा, दुकान खोलूंगा, चाय बना लूंगा, झाड़ू पोछे कर लूंगा, लेकिन या तो डॉक्टर बनूंगा या फिर कुछ नहीं बनूंगा। सेम वही पर्सनैलिटी है। मेरा एक दोस्त अमित कुमार बड़बड़वाल, राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ा। अब वो या तो विधायक बनेगा या सरपंच बनेगा या कुछ बनेगा, लेकिन वो करेगा नेतागिरी। जॉब कभी नहीं करेगा, बिजनेस कभी नहीं करेगा, वही काम करेगा नेतागिरी। मतलब जिसने जो सोच लिया ना, अब उसने 12th के बाद में कौन सा कैरियर चूज किया, कॉलेज में आने के बाद में उसने नेतागिरी किया, उसने किया ये। अगर इसने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनने का है, तो उसको वही रहेगा, आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। मतलब ये लोग जिस कंपनी में जॉब करेंगे तो बात में हटा नहीं सकता इनको, टारगेट सेंट्रिक जॉब करेंगे, बदलेंगे नहीं। जैसे अभी हम लोग इसे कई बार पूछते हैं तो इसकी सोच है IAS बनने की, तो बदलेंगे नहीं ये लोग, हमेशा से स्टार्टिंग से कोई दिक्कत नहीं। IAS का भाई अपन देखते हैं क्या है, बाकी बदलेंगे नहीं अपनी जॉब को, अपने टारगेट को कभी नहीं बदलेंगे। इन्होंने जो सोच लिया वही करेंगे। फिर ये अब मेरी बात समझना, मैंने क्यों कहा था इसका कैरियर बहुत सोच समझ के चुनना होगा। अब इसने IAS ले लिया सपोज, अब ये या तो IAS ही बनेगी या फिर उसी लाइन में रहेगी। लेकिन IAS फील्ड अच्छी है, लेकिन डॉक्टर की फील्ड मत दिलाना, डॉक्टर की फील्ड तो दिलानी ही नहीं है। IAS फील्ड इसलिए अच्छी है कि IAS की तैयारी करने वाले कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर की किसी जॉब में लग जाते हैं, तो आदमी जॉब कर लेगा, मतलब करेगा। लेकिन ये फिर आप इसको बोलोगे ना प्राइवेट जॉब कर ले, या अगर इसने गवर्नमेंट का ध्येय बना लिया तो फिर ये गवर्नमेंट की जॉब ही करेगी, फिर इसे प्राइवेट जॉब नहीं होनी है किसी भी कंडीशन के अंदर, मतलब ये फिर हाउस वाइफ ही बन जाएगी। गवर्नमेंट जॉब करवानी नहीं है तो जो भी करना है, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, टारगेट सेंटरिंग। मैंने IAS की बात पे बोला है, मैं कह रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर में भेजना है, लेकिन उस मुकाम पे भेजना है जो गवर्नमेंट जॉब वाली। अभी से उसकी तैयारी कराओ। अभी अपन डिस्कस करते हैं कि क्या कैरियर इसके लिए बेस्ट है, लेकिन सोचना एक, मतलब सोचना एक, ऐसा नहीं है कि आप सोचो 12th के बाद एक बार तो कंपटीशन की तैयारी कर ले, उसके फिर नहीं बदलेगा इसका माहौल। इसके लिए तो रिधिमा के लिए तो इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि भेजना इसको प्राइवेट सेक्टर में ही। मैं ये नहीं कह रहा पैसा जितना प्राइवेट सेक्टर में ना होता है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर। मैं ये नहीं कह रहा। अभी इसके हमारी यार ये 50.49 लेफ्ट है, 50.12 लेफ्ट है,
तो इक्वली हो गया लगभग 49 राइट हो गया 49.84 9 राइट इक्वलिटी होगी दोनों में ना, बिजनेस के लिए और उसके लिए, दोनों के लिए। चलो अब अपन आते हैं बात कैरियर पे कि कैसा आपने क्या सोचा है, मुझे बाद में बताना, लेकिन मैं आपको क्या क्या जॉब इसको नहीं करनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक तो लिख दूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल। लिख दूँ क्या क्या नहीं है इसके बस की हाँ, बात? बिल्कुल, बिल्कुल। घर के काम इसके बिल्कुल बस की नहीं है, आज ही बता दे रहा हूँ, अभी भी नहीं करती होगी, बहुत आलसी होगी। बिल्कुल सही है। मैं तो सर ठोक के बोलता हूँ जो बोलता हूँ, इसको ये काम कीजिए। आलस भरा पड़ा है। फूट फूट के है सर, बहुत फूट मैंने अपनी कभी ऑफिस में से बात हुई है इसमें आलस है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हुई ना, मैं केवल देख के बता रहा हूँ। बिल्कुल ये तो स्पोर्ट्स बिल्कुल क्लोज है कैरियर, बिल्कुल सही। आज ही बता देता हूँ, मैं पहले ही मना कर दिया आपको। ओके बिजनेस भी मत कराना सर, मैं राय नहीं दूंगा। बिजनेस कराओ तो 9.5% डाइवर्सिटी बढ़ाना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन इमोशनल बहुत ज्यादा है। विजुअलाइजेशन भी कम है पर W2 है 9.5 है, मतलब अचीव करना पड़ेगा, अर्जित करना पड़ेगा इसको। Okay, देखो एक तो इसका ये कैरियर तो अपने क्लोज ही कर दिया, जहाँ पे भागादौड़ी की बात आ जाएगी ना वहाँ पे इसका मैटर क्लोज है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकती है, ये वो काम अच्छे कर सकती है जिसमें लैंग्वेज को यूज़ किया जाए। ये बैंकिंग भी नहीं है इसके लिए कैरियर। आप क्या सोचते हैं इसके कैरियर को लेके, ये थोड़ा सा मुझे गाइड करें तो मैं उस पर आऊँ। ये MBA सेक्टर में, किसमें? MBA करके मतलब नहीं MBA किस फील्ड में, MBA किस फील्ड में? मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग के लिए तो मैंने आपको बिना बोले कहा देखो कि कर सकती है, बहुत अच्छा कर सकती है। देखो मैं बताता हूँ इसकी स्ट्रेंथ बताता हूँ, फिर आप कैरियर चूज करना। इसकी स्ट्रेंथ है ये अकेला बैठ के भी बहुत अच्छे काम कर सकती है, लाइक मी, है ना। ये ट्रेनर बहुत अच्छा बन सकती है, ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा बन सकती है। नहीं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं कह सकता, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं बोल सकता मैं, बट ये मार्केटिंग अच्छा कर सकती है। इसकी 3 क्वालिटी है। देखो बेस्ट क्वालिटी पे अपन बात करें ना, ये इंट्रा और इंटर में बेस्ट है, मतलब स्व और सामाजिक, मतलब अकेली बैठी है, अकेले बैठ के काम करना है तो भी बहुत ईजी है, और 5 लोग अगर होंगे तो उनके साथ में रिलेशनशिप क्रिएट करना, जिसे कहते हैं मार्केटिंग की जो बेस्ट क्वालिटी है वो भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। प्लस उनके साथ में कैसे, अब अपने मार्केटिंग में क्या अपनी जबानी चलती है तो वो भी इसकी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर उस टाइप की जॉब सोचते हो तो। अब इसकी वीकनेस क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको जो आपको सेलेक्ट करनी है फिर मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। वीकनेस इस मतलब जिसके अंदर अब ऐसी मार्केटिंग की जॉब आपने इसको दिला दी ना कि आज राजस्थान, राजस्थान से कल छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से कल उदयपुर, वहाँ इसकी टेंशन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिजिकली स्टेमिना की जरूरत है, मतलब वही स्पोर्ट्स क्वालिटी, मतलब जिससे बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये बिल्कुल नील है, ये बिल्कुल नील है। घर के काम और बाहर के काम, मतलब भागादौड़ी वाली। तो जयपुर तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना कि आज जॉब में जैसे सर बोले कि आज मेरे को बिहार जाना है, कल वृंदावन जाना है, कल यहाँ जाना है, कोई आलस दिखा जाएगी, फिर इसके अंदर यार कोई दूसरा जुगाड़ दिखे, दूसरा भी नहीं कर पाएगी, और इसको अर्जित करना भी इसके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत कम है। एक होता है ना अर्जित कर ले अपन या पोटेंशियल जगा ले, इसको कर भी लेकिन 2-3 महीने तो फिर थक जाएगी। मतलब ये मतलब जॉब ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा मतलब वो ना हो, मतलब भागादौड़ी, अलग अलग स्टेट में भागादौड़ी ना हो। नहीं मेहनत कर लेगी खूब, मेहनत में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना आज मार्केटिंग में आपने बहुत अच्छा बिजनेस फैला लिया, और आज राजस्थान में कल साहब पूरी रात गाड़ी चला करके, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरे को यूपी जाना है, फिर यूपी से रात को ही वापस आना है, उसमें थक जाएगी, फिजिकल मेहनत से थक जाएगी फिर ये, मतलब बहुत लंबी फिजिकल। एक तो दूसरा बैंकिंग, ग्रामर, MBBS ये बिल्कुल क्लोज है, मतलब बैंकिंग हुआ, ग्रामर हुआ, बैंकिंग फिर भी ये कर सकती है, 9.76 है, वो भी डोमिनेट पर्सनालिटी। हाँ बैंकिंग तक, बैंकिंग के ऊपर जहाँ मैथ्स आ जाएगी ना, जैसे MBBS लाइक दैट, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप कुछ सोचते हो तो मुझे बताओ। रिदम्स, मेथड्स, इमोशंस ज़्यादा हैं, इमोशन में टारगेट सेंटर का, लेकिन जो दो आपको 2 रेमेडीज़ बताइए उसमें विशेष ख्याल रखना। साला W2 अलग है CQ में। अकाउंट्स में भी जा सकती है, अकाउंट्स में जा सकती है सर, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मतलब इंटरनल पोटेंशियल नहीं है। 2 चीज़ें होती है, क्या होता है 10+ अगर क्वालिटी आ जाती है ना, मैं आपको बताऊं तो हम उसको यस कर देते हैं,
मेरी बात समझ रहा, जब 10+ ये क्वालिटी आ जाती है तो हम उसको यस कर देते हैं। अकाउंट्स के अंदर ये 9.76 है, मतलब हमारे यहाँ पॉइंट का भी बहुत बड़े न्यूरॉन्स का फर्क होता है, 1200 करोड़ न्यूरॉन्स में तो पॉइंट का बहुत फर्क है। बट ये W2 है, मतलब टारगेट सेंट्रिक है, अर्जित कर सकती है, मतलब नहीं माइंड में हाँ अर्जित कर ले सकते। एक तो ना हाथ में कोई मतलब बाई बर्थ अगर लेके पैदा नहीं होता तो अर्जित कर पाता है, लेकिन अगर फिजिकल स्टेमिना की बात करूँ तो न तो ये W2 है, तो टारगेट सेंट्रिक भी नहीं है, वो भी 7% है, तो बिलो कैटेगरी में चला गया। तो मैंने आपको इस चीज़ लिए मना कर दिया कि लंबे टूर ज़्यादा, लेकिन 9.75 को 7.6 को मतलब 0.25 ये अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि टारगेट सेंट्रिक अलग है इस जगह पे, इस पार्ट पे मतलब टारगेट बना ले तो ये मतलब बैंकिंग जैसे कंपटीशन एग्जाम को बहुत अच्छा फाइट कर सकती है। और मैं तो अगर सही राय दूँ ना आपको, इसको गवर्नमेंट सेक्टर में भेजो, मैं मेरे दिल की राय देता हूँ। अब एजुकेशन पॉलिसीज क्या आएंगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन आते हैं अपन कई बार। और आते हैं अपन एक बार कैरियर पे अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्रिएटिव ये है नहीं, डिज़ाइनिंग कराना मत, इंजीनियरिंग कराना मत। देखो इसमें मेडिकल में 4 स्टार दे रखे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ, मत कराना। एग्रीकल्चर मत कराना, म्यूजिक में भेजना थोड़ी है आपको, मैं खुद भी नहीं मानता, अच्छा हो लेकिन कितना भी कोई मतलब नहीं मानता। वेदर एनवायरनमेंट नहीं मानता, ये मैं दे सकता हूँ। बैंकिंग फाइनेंस, इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अर्जित करना पड़ेगा मैथ को, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को जो होती है ना वो थोड़ा सा अर्जित करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। पर ये W2 है, ये कर सकती है, इंग्लिश अच्छी है इसकी, मैथ्स मतलब ये कर सकती है, मतलब थोड़ा सा वैदिक मैथ, बेकस हो गए, बेकस सिखा के मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मास मीडिया के अंदर मीडिया लाइन आजकल हो गई बहुत ज़्यादा, नहीं मैं नहीं देता, ये पहले वाला मीडिया होता तो मैं दे सकता था। लिटरेचर, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट W2 एंड W2 मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती है सर। ये पब्लिक अफेयर्स छोटो, स्पोर्ट्स 0, डिफेंस 0। थोड़ा सा आइडिया दो सर, क्या सोचते हो, बाकी नहीं तो मैं फिर मेरे अनुसार बताऊं कैरियर। फिर भी आपने कुछ सोचा होगा लाइफ में कि जैसे अपन दिमाग के लिए अगर डिस्कस करें तो फिर मैं मेरी तरफ से बस लिख देता हूँ, चाहे MBA अगर कराओ तो फिर मैनेजमेंट से कराना, किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा संभाल सकती है, मतलब अच्छी HR बन सकती है, HR हेड जिसको बोल सकते हैं। वहाँ पे स्वयं भी ज़रूरी होता है और संबंधी भी ज़रूरी होते हैं, मतलब सोशलिज्म भी होता है, गुड कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। और मैनेजमेंट के अंदर जो कमांड होनी चाहिए वहाँ पे W2 है इसके पास में, जो बैंकिंग की बात कर रहा था, इसीलिए मैंने फर्स्ट कैरियर लिखा है मैनेजमेंट को लेकर के, सबसे बेस्ट। अब MBA मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट से करा सकते हो आप, तो मार्केटिंग हल्की फुल्की भी हो गई, मतलब आज जैसे मैं मेरी बहुत बोलता हूँ, मैनेजमेंट भी संभालते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं, तो मिक्सअप वर्क करते हैं ना, उस तरह के किसी अच्छी कंपनी में मैनेजमेंट आप MBA करा के भेज सकते हैं, अगर उस जॉब की आप बात करें तो। पहला कैरियर मैं सजेस्ट करता हूँ मेरी तरफ से, ये मैं कभी नहीं कहूँगा आप ये डॉक्टरी फॉक्टरी में तो मैडम डाल भी मत देना, पैसा लगा दो कि कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर थोड़ा सा मैं इसको 3rd पे डालूंगा, लेकिन ये लाइफ टाइम रहेगी ना, अभी बातें भूल जाओगे आप। बैंकिंग एंड फाइनेंस में डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी 90% मार्केटिंग आ जाती है, वो मैनेजमेंट आ जाता है। 3rd आप डाल सकते हो, 2nd आप डाल सकते हो, 2 ही कैरियर दूंगा सर मैं तो, एजुकेशन का तो स्कोप ही क्या। मेरी नज़र में ये 2 कैरियर हैं और ये मैं आज रिटर्न में साइन करता हूँ। अब आपके कोई डाउट हो तो बताओ। अकाउंट्स में नहीं जा सकती, अकाउंट्स बैंकिंग फाइनेंस आ गया ना, बैंकिंग एंड फाइनेंस अकाउंट्स में आ गया। अकाउंट्स में मैंने आपको एक ही चीज़ की कि मैथ जो है ना, इसमें थोड़ा सा केयर टेकर बनना पड़ेगा आपको, अर्जित करनी पड़ेगी पावर, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा फोकसली करना पड़ेगा, कर लेगी बहुत अच्छा। मतलब 10 जो % जो मैं बोलता हूँ ना, ये 15 तक भी ले जाएगी। W2 रह गया, मतलब होता है ना कि एक बार टारगेट बना लिया साला मेरे को ये करने का है तो ये कर लेगी, और ये लगभग 10 तक है। थोड़ा सा देखो, हम जो कैरियर की बात करते हैं बहुत एक्सट्रीम पोटेंशियल कैरियर की बात करते हैं, मतलब अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने की बात। तो आपके अकाउंट्स की बात कर रहे हो तो अपन उसको 2nd भी दे सकता हूँ, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ भी लिख रहा हूँ, इसके साथ यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर आपको फोकस देना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ,
थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा बस, साथ में हमको, है ना। हाँ मतलब फोकस हार्ड वर्क, मतलब अबिकस कर दिया, वैदिक मैथ्स हो गया, या फिर प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स जो होती है ना, पढ़ाई से रिलेटेड मैथमेटिक्स, उस पर एक बार थोड़ा सा आपको, तो आज के बहुत ऑप्शन है वैदिक मैथ और ये चीज़ें से बढ़ाया जा सकता है। लाइफ के कैलकुलेशन कैसे निकालने है, बहुत अच्छा है। 9.76 बेकार नहीं है, एवरेज से बहुत अच्छा है। लेकिन अपन एक्सट्रीम लेवल पे अगर किसी चीज़ की बात पर जाना चाहते हैं ना, तो वो थोड़ा अर्जित कर लें। लाइक अबिकस इसको करा दें अगर मैथ से रिलेटेड अगर आप करना चाह रहे हो, हार्ड वर्क फॉर मैथ। वैसे जैसे जो इसकी इच्छा है आरएस वगैरह में, जैसे पुलिस लाइन में जाने की इसकी बहुत इच्छा है। फिजिकल नहीं है ना मैडम, पुलिस लाइन तो नहीं, फिजिकल। आरएस का एग्जाम दे सकती, कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज पार्ट है सारा। गवर्नमेंट टीचर के एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम दिलाओ तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ये सारे छोड़ के। लेकिन सर ने बिजनेस बोला तब मैंने घुमा करके मैनेजमेंट पे लेके आया। आरएस मैनेजमेंट ही है, किसी चीज़ को मैनेज करना ही है आरएस। टीचिंग जॉब मैनेजमेंट ही आती है, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब होती है ना, वो सारी मैनेजमेंट ही आती है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट जॉब टफ भी बहुत है यार, बी फ्रैंक। और इसने अगर सोच लिया तो ये वहाँ रहेगी। लेकिन सर जैसा चाह रहे हैं कि मैं एमबीए कराऊँ, ये कराऊँ, तो फिर उस हिसाब से किसी अच्छी एमबीए मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट से एमबीए कराएं, जिसमें मैनेजमेंट ज़्यादा हो, मार्केटिंग का भी पार्ट हो, तो ये अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फुल मार्केटिंग का मतलब हो गया बाहर डोलने वाला काम भी हो गया, ये भी होगा, वहाँ पे इसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डाउन है ना। तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है। लाइफ हूँ अभी भी। तो ये था हमारा कुछ आज काउंसलिंग को लेकर के पार्ट। मुझे तो पता भी नहीं है लाइव था, कितनी देर से चल रही है, आधे घंटा। चलिए कोई नहीं, सर के व्यूज क्या है ये तो अपन एक अलग वीडियो बना करके डालेंगे। पर मैं पहली बार चाह रहा था कि लोगों को पता लगे कि वाकई में होती क्या है काउंसलिंग, रियलिटी में इसका मतलब क्या है, लर्निंग पैटर्न क्या है, कैसा कैरियर होना चाहिए। मैं तो बी फ्रैंक बोलता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, बाकी करेंगे तो इसके पीछे पहले साइंस पढ़नी चाहिए इनको। मेरी तो यही राय है कि अगर ऐसा कुछ अलग स्टेप उठाते हो, मैं मना नहीं कर सकता, गार्जियन ये है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि डीएमआईटी के पीछे साइंस क्या है एक बार उसको स्टडी किया जाए। अच्छा सवाल है, तो आप लोग भी सोचिए, देखिए, और किसी भी तरह की चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद।